वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नए राजा एवं राज्य, न्यू किंगडम एंड किंग। क्लास 7 से हम जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास पूरा कंप्लीट कर लिया है 11 वीडियोस के अंदर। आप उसको देख सकते हैं जा करके, प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक करिए चैनल के, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सिविक्स वगैरह की वीडियो भी है अवेलेबल, उनको भी देखते रहिए। जिनका भी पेपर 2 सोशल साइंस का है, यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये 12वीं वीडियो है, यानी कि क्लास 12 है, या वीडियो नंबर 12 जो भी आप कह सकें इसको। तो यहाँ से हम क्लास 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और प्रॉपर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, यानी कि एनसीईआरटी के ही नोट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाईलिंगुअल है ये, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विद्यार्थियों को क्या होगा, इससे मदद मिल जाएगी। लाइक शेयर कर दिया है? नहीं किया तो करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 8वीं सदी के मध्य में, जैसा कि आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, नए राजा एवं राज्य की बात हो रही है इसके अंदर। तो कुछ चीज़ों को जानेंगे इसके अंदर, और ये सभी पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से एज अ नोट्स की तरह बनाए गए हैं ये, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रीयकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, ठीक है। एक प्रधान था जिसका नाम था दंती दुर्ग, इसने अपने स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसको हरा करके एक हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया। यहाँ से आपको जो है हिरण्यगर्भ का मतलब देखने को मिल रहा होगा, सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब क्या होता है, सोने का गर्भ। ये आपको ध्यान रखना है कि हिरण्यगर्भ मतलब क्या होता है, सोने का गर्भ। अब ये अनुष्ठान कैसा होता है इसको समझ। ये अनुष्ठान एक कैसा अनुष्ठान है, कैसा यज्ञ है, इसको देखिए। ये जो अनुष्ठान है ये ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है, यानी कि ब्राह्मण जो है इसको कंप्लीट करवाते हैं, ब्राह्मण ही यज्ञ को जो है करवाते हैं। अब देखिए किसी व्यक्ति ने अगर हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ करवाया है तो इसका क्या मतलब होता है, याजक यानी कि जो व्यक्ति अनुष्ठान करवा रहा है। अगर याजक जन्म से क्षत्रिय ना हो, जैसा कि आपको पता होगा कि क्षत्रिय जो होते हैं वे राजा बना करते थे, और ज्ञान वगैरह की बातें जो हैं वो ब्राह्मण किया करते थे। ये आपको मालूम होगा, अब तक आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं है पर वो राजा बनना चाहता है, तो राजा बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्षत्रिय बनना पड़ेगा। पर वो क्षत्रिय तो बन नहीं सकता, क्योंकि जन्म से क्षत्रिय तो नहीं है वो। तो वो एक यज्ञ करवाएगा जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ वो ऐसे व्यक्ति करवाते हैं, या ऐसे राजा करवाते हैं जो क्षत्रिय नहीं होते जन्म से, लेकिन उनको राजा बनना होता है और क्षत्रियत्व को जो है प्राप्त करना होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ करवाते हैं। और अगर ये यज्ञ हो जाता है तो उसके बाद वो राजा बन सकते हैं। तो यही बात इसके अंदर कही गई है कि हिरण्यगर्भ का यज्ञ जो है किसने करवाया था, तो दंती दुर्ग ने करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए। और हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है, सोने का गर्भ। और ये जो है यज्ञ है उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, तो ऐसे याजक, ऐसे व्यक्ति जो क्षत्रिय नहीं होते हैं जन्म से, लेकिन वो राजा बनना चाहते हैं या क्षत्रिय बनना चाहते हैं अपने इस टाइम पीरियड से आगे के लिए, तो वो क्या करेंगे, हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ करवाएंगे। तीसरा पॉइंट है, कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ठीक है। यानी कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार और हरिश्चंद्र, ये सभी क्या थे, ब्राह्मण थे। अब देखिए ब्राह्मण है तो ये राजा तो बन नहीं सकते, क्योंकि राजा तो क्षत्रिय बनता है। तो इन्होंने क्या करा, जो है हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ यज्ञ जो है करवाया, और ये अपने जो है राजा बन गए थे। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि परंपरागत पेशे को छोड़ करके, ठीक है, जो शास्त्रों से इनकी रिलेशन थी कि भाई एजुकेशन से जो रिलेशन था उसको छोड़ करके इन्होंने शस्त्र को उठा लिया। तो ये 3 व्यक्ति, आप इनका नाम याद रखेंगे। बेसिकली पूछा नहीं गया है। इस पूरे टॉपिक में हिरण्यगर्भ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, राज्य में प्रशासन। इन नए राज्यों में कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, ठीक है, यानी कि भाई कई ऐसे राजा थे जिन्होंने इन उपाधियों को धारण किया। महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवनों के स्वामी, ठीक है। और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियों की जो है उन्होंने धारण किया था उनको। तो देखिए ये नहीं पूछा जाएगा किसने किया, ये पूछा जाएगा कि महाराजाधिराज का क्या मतलब होता है, और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है, 3 भवनों के स्वामी, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए, ज़्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा इजी पेपर होता है अगर आप पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे तो।
राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको ये भूमि अनुदान में दिया करते थे, दान में दिया करते थे, एज अ रिवॉर्ड दिया करते थे। और जब दिया करते थे तो उनको ताम्रपत्र पर लिखवाया करते थे, ठीक है, या ताम्रपत्र पर अभिलिखित होते थे, भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यानी ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी अनुदान में, रिवॉर्ड के रूप में, उनको जो है लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंदर एक संस्कृत में काव्य जो है लिखी गई है जिसके अंदर क्या बोला गया है, कश्मीर पर शासन करने वाले जितने जितने भी राजा थे उनका इतिहास जो है दर्ज है। यानी कि कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं का इतिहास किसने लिखा है, तो कलहन नामक के एक रचनाकार ने इसको लिखा है। तो इस वाले स्क्रीन के ऊपर या इस वाले पैराग्राफ के ऊपर आपको कुछ ही सवाल देखने को मिले होंगे जो एक दो इम्पोर्टेंट इतने नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। धन के लिए युद्ध बहुत जो है आज भी देखते हैं पैसों के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है, तो ये तब से चलता आ रहा है। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ना वांछनीय क्षेत्र का मतलब होता है कि भैया हमको भी चाहिए डिज़ायरेबल एरिया, कि भाई ये चाहिए हमारे को गंगा घाटी। अब किसी भी घाटी के आसपास अगर आप चले जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है इससे। एक तो मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है तो राज्य में जो है खेती बहुत अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है तो राज्य में पैसा बहुत अच्छा आता है। दूसरा भाई पानी है वहाँ पर, तो वहाँ से कोई भी आर पार जाएगा, कोई दूसरा एरिया का व्यक्ति जाएगा या दूसरा राज्य का व्यक्ति जाएगा तो उससे आप टैक्स ले सकते हैं, व्यापार बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए घाटी वाले एरिया को कवर करने के लिए राजा जो है वो युद्ध किया करते थे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे इसलिए इतिहासकारों ने इसको क्या बोला गया, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो देखिए ये पूछा जाएगा कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये किन के बीच में हुआ, तो ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश इन 3 व्यक्तियों के बीच में हुआ था। व्यक्ति बोले तो इन 3 शासकों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो 3 पक्ष का जो संघर्ष था वो बेसिकली किससे रिलेटेड था, तो वो गंगा घाटी के कन्नौज नगर से रिलेटेड था, ठीक है। और त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर 3 जो शासक थे वो कौन कौन थे, तो वो थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये आपको मालूम होना चाहिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जो इंपॉर्टेंट है केवल उनको ही इस वीडियो में रखा गया है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। पहले की भी वीडियोस बना रखी है, आप उनको भी देख सकते हैं जा करके, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएगी। आगे देखिए, अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। ये पूछा जाएगा कि भाई सुल्तान महमूद जो था वो कहाँ का था, तो वो अफ़गानिस्तान का था। ये ऐसे शासकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था जो धन के लिए लड़ाई करता था। ये असल में जो है मंदिरों पर हमला करता था और वहाँ का जो है धन वगैरह इकट्ठा करके लेके अफ़गानिस्तान वापस चला जाता था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना कौन थे, तो संपन्न मंदिर, यानी ऐसे मंदिर जो काफ़ी अच्छे फले फूले बहुत बढ़िया मंदिर हैं जहाँ पर दान पात्र के अंदर दान काफ़ी अच्छे से आता है, सोने वगैरह की मूर्तियाँ आती हैं वहाँ पर। इसके अंदर गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला व्यक्ति कौन था, सुल्तान महमूद। ये आपको पता होना चाहिए। महमूद जो धन उठा के लेके गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी बनाने में उसके निर्माण में खर्च कर दिया उसने। तो ये आपको देखना ज़रूरी ये है कि भाई सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया था, तो वो था सुल्तान महमूद। हर साल आता था और वहाँ पर वो हमला करके जो कीमती चीज़ें होती थी धन वगैरह उसको लेकर के चला जाता था। सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा, ठीक है, यानी कि इसके बारे में लिखने देखने का जो भी काम था वो किसको दिया था, अल बेरूनी को दिया था। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अल बेरूनी जो है वो क्या था, सुल्तान महमूद ने जो है इसको लेखा जोखा लिखने का जो है काम सौंपा था। उनकी अरबी में लिखित एक किताब है जिसका नाम है किताब अल हिंद। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बारे में सवाल पूछा गया है कि किताब अल हिंद जो है इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है अल बेरूनी, ठीक है। तो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें उपमहाद्वीप के बारे में देखिए, उपमहाद्वीप के अंदर बेसिकली हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसके बारे में अच्छे से इतिहास लिखा है किसने, अल बेरूनी ने, जिनकी किताब का क्या नाम है, किताब अल हिंद। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस वाले में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक कौन करता था, सुल्तान महमूद, कहाँ से बिलोंग करता था, अफगानिस्तान से, ठीक है। और किताब अल हिंद जो है वो किसने लिखा है, तो वो अल बेरूनी ने लिखा है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है चोल राज्य, ठीक है, क्या नाम है,
चोल राज्य। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बने, यानी कि सन 1985 में क्या था, राजा बना था। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इस अभियानों में उसने जल सेना भी बनाई, यानी कि जल सेना किसने बनाया था, तो भाई चोल राज्य में जो है जल सेना बनाए गए थे। क्योंकि देखा, आपको पता होगा कि श्रीलंका जो है बेसिकली पानी वाले एरिया में आता है, तो भाई वहां तक पहुंचने के लिए जल सेना बनानी जरूरी है। तो राजराज प्रथम के पुत्र थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम, उन्होंने जल सेना बनवाया था। चौल राज्य से चौल मंदिर बहुत फेमस है, देखिए इसको। मंदिर जो है, यहाँ पर जो है सिर्फ आएगा, यानी कि मंदिर जो है वो सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। यानी जो मंदिर होते हैं वे केवल पूजा आराधना की जगह नहीं होती है, वहाँ पर आर्थिक स्थिति या आर्थिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी ये जो है महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। मंदिर से जुड़े कुछ शिल्पों में सबसे विशिष्ट क्या था, सबसे अलग क्या था, सबसे यूनिक क्या था, कांस्य से बनी प्रतिमाओं का काम। कॉपर की जो वो थी, मूर्तियां थी, वो काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक है, बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही यूनिक है वर्ल्ड के अंदर। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि किसकी कांस्य प्रतिमाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो चोल की, यदि चोल राज्य की काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखिए, साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्ती को क्या कहते हैं, और कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है, देखिएगा इसको ध्यान से। किसान की जो बस्तियां होती हैं, ठीक है, प्लीजेंट सेटलमेंट को क्या कहते हैं, और कहते हैं। सिंचित खेती से बहुत सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो चुकी थी, यानी कि जो किसान की बस्तियां थी वो काफ़ी अच्छी जो है फल फूल गई थी। इसी तरह से गांव के समूह को क्या कहा जाता है, नाडू। किसानों की बस्ती को और कहते हैं, गांव के समूह को क्या कहते हैं, द ग्रुप ऑफ विलेज क्या कहलाते हैं, नाडू कहलाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम डायरेक्टली, ठीक है, वन लाइनर की तरह आपको याद रखना है इन चीज़ों को। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य को करते थे। जो ग्राम परिषद होते हैं और जो नाडू, यानी गांव के जो समूह होते हैं, वो क्या करते थे बेसिकली, कि भाई टैक्स कैसे वसूला जाए, इस पर वो काम करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज से अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी स्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदन मुवेंद वेलन, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। मुवेंद वेलन जो है बेसिकली किन लोगों को कहा जाता है, ठीक है, तो ये वेल्लाल जाति के जो धनी किसान थे उसको कहा जाता है, जो चोल राज्य के अंदर थे, ठीक है, चोल राज्य के अंदर थे। अब देखो, मुवेंद वेलन का मतलब क्या होता है, तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान। राजा एक, उसका बेटा और उसका बेटा, अगर इस तरह की तीन पीढ़ियों को अगर उसने अपनी सेवा प्रदान की है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, मुवेंद वेलन। ये आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली ही पूछे जाएंगे, अगर आपको यकीन नहीं होता तो भाई आप उठाइए प्रीवियस ईयर और देखिए, उसके अंदर क्वेश्चन तो लाखों बन जाएंगे। तैयारी आपकी कैसी है ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो मुवेंद वेलन का क्या मतलब होता है ये पता चल गया। उर का मतलब क्या होता है, नाडू का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है अय्यार। अय्यार का मतलब होता है प्रधान, ठीक है, अय्यार का मतलब क्या होता है, प्रधान, यानी कि चीफ। ऐसी उपाधियां जो है चोल राज्य के अंदर व्यक्तियों को दी जाती थी। तो यहाँ पर मतलब आपको पता होना चाहिए कि उर का मतलब, नाडू का मतलब, मुवेंद वेलन का मतलब और अय्यार का मतलब क्या होता है, इतना ही आपको मालूम चलेगा। ये मतलब होना चाहिए जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब है भूमि के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखिए। वेलन वागाई पहली भूमि का प्रकार है, द टाइप ऑफ लैंड वेलन वागाई। ये किस लोगों को कहा जाता था, यानी गैर ब्राह्मण, गैर लैंड ऑफ द ऑनर विद नॉन ब्राह्मण, यानी कि जो गैर ब्राह्मण थे, वो जो व्यक्ति होते हैं जो ब्राह्मण नहीं है और भूमि के स्वामी हैं, उनको क्या बोला जाता है, वेलन वगाई, यानी उनकी भूमि को क्या बोला जाता है, जमीन को वेलन वगाई। ब्रह्मदे दूसरा टाइप है, ब्रह्मदे, जो ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मदे। तीसरा है शाला भोग, शाला मतलब विद्यालय होता है, यानी विद्यालय के लिए जो जमीन दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, शाला भोग। चौथा है देवदान, देव मतलब देवता कहाँ रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, तो भाई मंदिर के लिए जो उपहार में दी जाती है भूमि उसको क्या बोलते हैं, देवदान। और पांचवा है, मतलब ये चार आपको याद रखने हैं, वेलम वगाई, ब्रह्मदेव, शालाभोग, देवदान, बेसिकली याद हो चुका होगा, एक बार इसको पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है।
नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रकाशनिक कार्य करते थे। प्रशासनिक कार्य जो है वो करते थे नगरम नाम के। तो नगरम नाम जो है, यानी कि नगरम से मतलब क्या है, व्यापारियों का संघ। ठीक है, नगरम से क्या मतलब है, व्यापारियों का संघ। तो आपको यहाँ पर नाम का ध्यान रखना है कि भाई नाम का मतलब क्या है, ठीक है, किसको कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल को हमारे, और बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप स्टडी ब्लॉग एडू टेलीग्राम चैनल पर हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तरह तरह की पीडीएफ्स वगैरह ईजिली मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो है कि भाई इन तरह की चीज़ों को क्या कहा जाता है, जैसे कि ब्रह्मदेव, शालाभोग, देवदाम, वेलम वगाई, नगरम, ठीक है, मोवेंद्र वेलम और नाड़ू अय्यार। तो इन तरह की चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम हर एक पेज पर जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी गई है, और उम्मीद है कि आपने उन चीज़ों को सुना होगा, समझा होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियोस देखते रहिएगा, तब तक जय हिंद।